बेनीवाल पर तो एक टैग लगाते हैं, ये तो जाटों का नेता है। डोटासरा जी के पास जाते, डोटासरा जी के पास टाइम नहीं। जाट जाती है वो राजनीतिक में थोड़ा इंटरेस्ट रखती है और खुले मन से बात करती है। हनुमान बेनीवाल को क्यों चुना? बीजेपी में तो 10-12 से ज़्यादा कैंडिडेट है, सभी एमएलए के दावेदार है, सभी एमएलए बन के घूम रहे हैं, इसीलिए तो बीजेपी का यहाँ कोई धनी दौरी नहीं है। 42 साल से मास्टर भंवरलाल जी की जमी जमाई दुकानदारी थी, उसका फायदा मिला। और जहाँ तक मेरे को दरकिनार करने की, वो दरकिनार मेरे वो था कि बापू चला गया तो बेटा दुकान की गद्दी पे। हमारा सुप्रीमो साहब हनुमान जी बेनीवाल दिल्ली से फ्री हो जाएं और 15 दिन हनुमान जी का वेट करोगे कि हनुमान जी उनसे, वो हमारा सुप्रीमो, हमारे सुप्रीमो है, उनसे पूरे राजस्थान में उनसे आदेश। सुप्रीमो मतलब वन मैन आर्मी। हनुमान जी तो एक निमित्त मात्र है, उनको बनाने वाली, इस स्टेज तक लाने वाली 36 कौम की जनता है, न कि जाटों के वोट ज़्यादा है, जाट देते हैं वोट। हर कोई भी कौम होती है अपने नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो सचिन जी पायलट है, वो आज अपने आप में पावरलेस एक विधायक है, उसके पास जाते हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं। देखिए बजट की जहाँ तक बात है तो उपचुनाव में यहाँ गहलोत साहब आए थे, बड़ी बड़ी घोषणा करके गए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो छापर की तरफ जाने वाला ये पुलिया बना दूंगा। उन्होंने कहा था कि 150 बेड का हॉस्पिटल है वो मैं जिला लेवल का हॉस्पिटल बना दूंगा। उन्होंने कहा था कि कन्या महाविद्यालय उसकी बिल्डिंग बना दूंगा। तो अभी तो तीनों काम हुए नहीं है, बजट में भी पता लग जाएगा। अभी आपने रालोपा ज्वाइन की तो किस शर्त पे ज्वाइन की? क्या 2023 में टिकट आपको देंगे? जानगढ़ मंत्रियों का गढ़ रहा है, खेमाराम जी भी मंत्री रहे हैं, भंवरलाल जी भी मंत्री रहे हैं, फिर भी इतना विकास क्यों नहीं हो पाया? बिना पैसे काम नहीं करते, कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं, गरीब जनता को उनकी ओर ध्यान नहीं देते। क्या मनोज जी ने वो तवज्जो आपको नहीं दी इसलिए आपको साइड किया, या फिर कोई और भी बात? आप चेयरमैन रहे हो, क्या काम करवाया आपने ऐसा कुछ अनोखा? क्यों कांग्रेस छोड़ी? मैं दुर्भाग्य राजनीतिक में इसलिए मानता हूं कि मैं रेगर जाति से हूं। मास्टर जी जाने के बाद में अपने आप को मैं भी ठगा महसूस करने लगा। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। For NEET, CUET and foundation course, join IAM Career Institute at Piprali Road, Sikar. Admissions open. Call 7300 नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की टीम लगातार गांव-गांव ढांढी जाती है और लोगों की समस्याएं उठाती है। 2023 चुनावी साल है, दिसंबर में चुनाव है। इस वक्त हम हैं कड़ाके की ठंड के बीच चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में नए ज्वाइन हुए बाबूलाल जी कुलदीप हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि क्यों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में ही ज्वाइन हुए और क्यों कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ा। और ये आपको बता दें कि ये पहले सभापति भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, वो सारे पदों पे रहते हुए उसके बावजूद क्यों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की। और चुनावी साल है तो क्या हनुमान बेनीवाल से भी इन्होंने किस शर्त पे ज्वाइन की है, क्या 2023 की टिकट भी आपको मिलने वाली है, इन सब के बारे में सवाल करेंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पे स्वागत है। नमस्कार जी अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत सुजानगढ़ की धरती पर बहुत बहुत बाबूलाल जी, सबसे पहला सवाल तो क्यों कांग्रेस छोड़ी? देखिए, मैं 1998 में सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मास्टर भंवरलाल जी के साथ जुड़ा था कांग्रेस पार्टी में जी। और 98 से 2020 तक, जब तक मास्टर भंवरलाल जी थे वो मेरे राजनीतिक गुरु भी है, उनके साथ में कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। अचानक मास्टर भंवरलाल जी जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई और कार्यकर्ताओं में, लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगी। पार्टी हारती है जीती वो अलग बात है, लेकिन उनके बेटे के अचानक राजनीतिक में आने के बाद और उपचुनाव जीतने के बाद जी, नगर परिषद के चुनाव में हम सब ने मिलकर नगर परिषद का चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से। मैंने भी लड़ा, मेरी धर्मपत्नी पुष्पा कुलदीप उसने भी लड़ा, दोनों हम जीते। और जीत करके कांग्रेस पार्टी का जो अभी वर्तमान में नीलोफर जी गोरी सभापति है, उसको हमने सभापति बनाया। और मनोज जी मेघवाल जो मास्टर भंवरलाल जी के इकलौते पुत्र हैं, उनको राजनीतिक से कोसों दूर थे। उनको राजनीतिक में उनके पिताजी के देहांत होने से पहले उनको, मेरे हिसाब से 70% विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको जानती तक नहीं थी। उनका परिचय कराया, वो राजनीतिक में अचानक आए पिताजी जाने के बाद। उनकी बहन जो बनारसी थी वो भी अचानक चली गई कोरोना से। तो अचानक जाने के बाद में हम सब ने यही तय किया कि भाई मास्टर भंवरलाल जी 43 साल से राजनीतिक दमंग नेता कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो उनके परिवार को राजनीतिक में जीवित रखने के लिए मनोज मेघवाल को हम आगे लेकर आए और उनको विधानसभा का चुनाव जिताया।
मैं दुर्भाग्य राजनीतिक में इसलिए मानता हूँ कि मैं रेगर जाति से हूँ और यहाँ रिजर्वेशन सीट है। तो उन माँ बेटों को जीतने के बाद में ऐसा लगने लगा कि बाबूलाल कुलदीप बाईकास रेगर है, जाति से रेगर है, ये 4-5 लगातार पार्षद के चुनाव जीत गया, उनकी धर्मपत्नी जीत गई, विधानसभा क्षेत्र में इसकी ईमानदारी की छाप है, सुजानगढ़ शहर में अच्छी पकड़ है, कहीं न कहीं उनको मेरा नाम खटखटाने लगा। तो यही वजह मानता हूँ कि उन्होंने ये तय कर लिया कि भी बाबूलाल कुलदीप को साइड में करो पार्टी से। और मैं अपने आप को गरीब जनता का सेवक मानता हूँ, गरीब जनता का से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ। हमेशा मास्टर जी के साथ रहकर गरीब जनता की सेवा करने की कोशिश की और विश्वास किया। तो उसमें कमी महसूस करते हुए मास्टर जी जाने के बाद में अपने आप को मैं भी ठगा महसूस करने लगा। तो मेरे मन में आया कि भाई जो माइनॉरिटी है, शेड्यूल कास्ट है, 36 कौम जो सुजानगढ़ शहर की, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, कार्यकर्ता काम करने वाला है नहीं। ये जो मास्टर जी जाने के बाद में जो ये भ्रष्टाचारियों की जो जमात जय निवास पर मनोज के पास जो इकट्ठी हुई है, वो ये भ्रष्टाचारियों की जमात है। बिना पैसे काम नहीं करते, कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं, गरीब जनता को उनकी ओर ध्यान नहीं देते। तो मैंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि मुझे मास्टर जी जैसा दमंग नेता चाहिए। तो मैंने 5-6 महीने तक इस बात की पड़ताल की। धीरे धीरे मेरे ध्यान में हनुमान जी बेनीवाल आए। उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप भंवरलाल जी एकदम करीबी रहे हो, एकदम खासों में खास रहे, तो क्या मनोज जी ने वो तवज्जो आपको नहीं दी इसलिए आपको साइड किया, या फिर कोई और भी बात थी अंदर? देखो, मनोज जी तवज्जो ने वो खुद भी नहीं जानता, वो राजनीतिक से कोसों दूर है, उसको ज्ञान आज भी नहीं है, वो अनुभव उनको है ही नहीं, बिल्कुल भी। आप ये कैसे कह सकते हो कि उनको ज्ञान नहीं है? ज्ञान इसलिए नहीं है, हाँ विधायक बनना अलग बात है, पिताजी का देहांत हो गया तब विधायक बन गया। 3 लाख वोटों का नेतृत्व करते हैं। हाँ, तो नेतृत्व करते हैं, तो वो जनता ने उसको ये इसलिए दिया, मैंने बताया नहीं पहले, सिंपैथी के वोट तो नहीं मिले। सिंपैथी के 43 साल से मास्टर भंवरलाल जी की जमी जमाई दुकानदारी थी, उसका फायदा मिला। और जहाँ तक मेरे को दरकिनार करने की, वो दरकिनार मेरे वो था कि बापू चला गया तो बेटा दुकान की गद्दी पे बैठेगा। हाँ, वो जो पहले वो पुराने ज़माने में होती थी, उस ज़माने के हिसाब से ये बेटे समझ रहे हैं, उनकी पत्नी और बेटे समझ रहे भी है। लेकिन ये वोट का जनतंत्र है, जनता का राज है, जनता के द्वारा जो है राजा चुना जाता है। पहले पेड़ से राजा चुना जाता था, वोट के द्वारा राजा चुना जाता है। इस बात का इनको पता नहीं है। जहाँ तक मेरे को दरकिनार, उन्होंने मेरे को कोई दरकिनार नहीं किया। मैं जनता का काम करना चाहता हूँ, वो काम ये कर नहीं सकते। तो आपकी नाराज़गी तो मनोज जी से थी ना, कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी? भाई मेरी नाराज़गी कांग्रेस पार्टी की, जहाँ तक मैं बात करूँ कि हमने 22-23 पार्षदों ने एक डेलीगेशन बनाया नगर परिषद के चुनाव होने के बाद। सभापति ने हमारी बात सुननी बंद कर दी, इसलिए हमने डेलीगेशन बनाया। हमने 20 पार्षदों ने मिलकर कांग्रेस से इस्तीफा भी दिया। अब विडम्बना की बात है, जिस पार्टी में हम 20-25 साल से कार्यकर्ता के रूप में काम रहे, डोटासरा जी के पास जाते, डोटासरा जी के पास टाइम नहीं। जो सचिन जी पायलट है, वो आज अपने आप में पावरलेस एक विधायक है, उसके पास जाते हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं। गहलोत जी जिसे हमने 5-7 बार टाइम मांगा, उन्होंने भी टाइम नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व उप मुख्यमंत्री है, वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वही पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो रीड की होती है उसका ध्यान मनोज जी के कहने पे नहीं दे रहे थे टाइम, या फिर वो ऐसे ही नहीं दे रहे थे? नहीं, तो मनोज जी के कहने पर नहीं दे रहे थे तो डोटासरा जी या पायलट साहब या मुख्यमंत्री जी को राजस्थान, इन मनोज जी के कहने पर थोड़ी चलाना, उनको चलाना है राजस्थान। तो उनको ये पता करना चाहिए कि आज 20 पार्षद जो कांग्रेस के रुष्ट क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है, हमें उनको टाइम दे। उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो इसलिए हमने समझ लिया कि हमारी कांग्रेस को जरूरत नहीं है। आपने डोटासरा जी को कभी पत्र नहीं लिखा है? हमने कई बार मिलने की टाइम मांगा उनके, वो जो पीए के माध्यम से, हमने कोई टाइम नहीं मिला। पायलट साहब ने टाइम नहीं दिया, गहलोत साहब से 4 बार टाइम मांगा, हमें टाइम मिला लेकिन समय नहीं दिया। इसलिए हमने ये सोच लिया कि हम जो 20 पार्षद है, कांग्रेस को जरूरत नहीं है। और मनोज की जो कार्यशैली देखकर, उनकी जो मेरे प्रति जो भावना, जो जातिवाद वाले आगे ऐसी का, इसको इसे देखकर मैं भाप गया और मैंने इसीलिए हनुमान जी बेनीवाल का दामन थामा। बाबूलाल जी एक चीज़ और बताओ जी, हनुमान जी बात आप अच्छे करांगा लास्ट में, लेकिन थोड़ी सी मैं यह ब्रीफली जानना चाहूँगा कि थारो राजनीतिक जो कैरियर है ते शहर से आना रहो, तो यह शुरुआत क्या हुई? देखिए, मैंने तो भंवरलाल जी खास हाबिक के कारण शुरुआत होगी, या फिर भंवरलाल जी को आशीर्वाद ज़्यादा रहे? देखिए, मैं 1998 में कार्यकर्ता के रूप में मास्टर जी के साथ था, लेकिन सक्रिय राजनीतिक में 2010 में पार्षद का मैंने पहले चुनाव लड़ा
और वो चुनाव मंत्री जी ने मेरे को कहा कि भाई तेरे को चुनाव लड़ना है। ये जो वाल्मीकि बस्ती है, व्यापारी है, सब्जी परोस है, रेगर है, खटीक है, नाइक है, इन 10-12 वार्डों में कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। वहाँ कंटिन्यू पार्षद बीजेपी के बनने लगे और मास्टर जी को भी 100, 150, 200 वोट तक वो कांग्रेस आ गई थी। तो मंत्री जी ने कहा इन वार्डों में युवा वर्ग को आगे लाना जरूरी है। 2010 में मास्टर जी के कहने पर ही मैंने पहला चुनाव लड़ा। मैं पहले अपना काम करता था, उसके बाद में कंटिन्यू 2010 से अब सक्रिय राजनीतिक में हूँ। आप चेयरमैन रहे हो, क्या काम करवाया आपने ऐसा कुछ अनोखा? सुजानगढ़ में ये जनता बोल रही है, आप जनता का सर्वे कर लो। 5 साल तक हमने वाइस चेयरमैन के रूप में सिकंदर जी ने हमने मिलकर गरीब जनता की सेवा की, ईमानदारी निष्ठा से की। अभी जो वर्तमान में जो नगर परिषद की हालात है, जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप पे आरोप लग रहे हैं सभापति, विधायक और इन कर्मचारियों पर, वो हमारे टाइम में आप पता करो हमने ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा की और एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, ना हमारे खिलाफ कोई शिकायत हुई। आज तो 12 महीने में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता खिलाफ बोल रही है, लोग कह रहे हैं पट्टों में पैसे खा रहे हैं, मकान बनने उनमें पैसे खा रहे हैं, घटिया सामगिरी करा के विकास का काम करा रहे हैं, आंखों देख के ये भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हमारे टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था जी। अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, नगर परिषद ने भ्रष्टाचार तो पूरे सुजानगढ़ में दिख रहा है। सड़कें कहीं नहीं बनी हुई है। नहीं, सड़कें बनाई थी, 12 महीने पहले बनाई थी सड़कें, वो सारी सड़कें साफ हो गई। यही तो भ्रष्टाचार है कि सभापति कांग्रेस का, विधायक कांग्रेस का, और वो खुद काम पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई काम हो रहा है वो तो सही हो रहा है, बाकी नगर परिषद के माध्यम से जो काम हुआ है वो करोड़ों रुपए बेकार गए, जनता के पैसे बर्बाद हुए हैं। और हम तो मीडिया के माध्यम से ये कहेंगे इन सब की एसईडी से जांच होनी चाहिए, विधायक को जांच करवानी चाहिए। अगर विधायक ईमानदार है, निष्ठावान है और विधायक को अगर पता है कि जनता मेरे खिलाफ आवाज़ उठा रही है तो जनता का दिल जीतने के लिए एसईडी से विधायक को सबकी जाँच करानी चाहिए। अब मेरा एक अगला सवाल, हनुमान बेनीवाल को क्यों चुना? देखिए, अभी वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता रूप में मैंने काम किया जी, ठीक है, लेकिन मैं मास्टर जी के सानिध्य में मैंने काम किया। मास्टर जी एक दमंग कार्यकर्ता थे, राजस्थान के 36 कौम के नेता थे और वो अपने आप में एक लीडर थे, वो सभी जाति आज मानती है। तो मैंने वो सब गुण थे वो मास्टर जी से भी ज़्यादा, जो बोलने की दमंगता है, गरीब के साथ जो काम करने की क्षमता है, 36 कौम को साथ लेकर चलने की क्षमता है, मुस्लिम को साथ लेकर चलने की जो क्षमता है, गरीब को आगे बिठाकर काम करने की जो उनकी शैली है, और पूरे राजस्थान यानी हिंदुस्तान में खुले मन से और खुले दिमाग से कोई बोलने वाला अगर लोकसभा में और इधर विधानसभा में बोलते हैं तो हनुमान जी बेनीवाल लोकसभा में बोलते हैं और आरएलपी के विधानसभा में बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। बाकी विदेश से कांग्रेस और बीजेपी को ऐसा लगता है जैसे कोई सांप ही सूंघ गया है। इसलिए मैंने हनुमान जी बेनीवाल को चुना, और दमंग और निडर व्यक्ति है और उनके सानिध्य में मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। बेनीवाल पर तो एक टैग लगाते हैं, ये तो जाटों का नेता है। ये तो देखो कांग्रेस बीजेपी की ये शैली है, उनको पता है कि अब कांग्रेस बीजेपी को अगर डर लगता है तो हनुमान जी बेनीवाल 2023 में इनका जाब्ता करने वाले हैं 36 कौम के माध्यम से। हनुमान जी तो एक निमित्त मात्र है, उनको बनाने वाली, इस स्टेज तक लाने वाली 36 कौम की जनता है, न कि जाटों के वोट ज़्यादा है, जाट देते हैं वोट। हर कोई भी कौम होती है अपने नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट के नेता को आगे नहीं बढ़ाते हैं? जनरल कास्ट के लोग जनरल कास्ट के नेता को आगे नहीं बढ़ाते हैं? तो ये जाट जाति है, वो राजनीतिक में थोड़ा इंटरेस्ट रखती है और खुले मन से बात करती है। इसलिए लोगों कांग्रेस बीजेपी इस आने वाले 2023 में हनुमान जी बेनीवाल से डर करके ये मुद्दा बनाना चाहती है कहीं कहीं, लेकिन 36 कौम अब जान चुकी है हनुमान जी बेनीवाल को ही आगे बढ़ाने का काम 36 कौम आने वाले 2023 में करेगी। ये विधानसभा में पता लग जाएगा। अभी आपने रालोपा ज्वाइन की तो किस शर्त पे ज्वाइन की? क्या 2023 में टिकट आपको देने वाले? मेरी कोई शर्त नहीं है। मैंने हनुमान जी बेनीवाल में वो सब गुण देखे जो राजनीतिक नेता में होने चाहिए। उस गुणों को देखकर मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हूँ, न कि मैं टिकट लेने के लिए। टिकट का निर्णय हनुमान जी बेनीवाल सुप्रीमो और जो हमारे पार्टी के जो अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और जनता तय करेगी। क्या आप उस दौड़ में हो? दौड़ में हूँ, निश्चित हूँ। शेड्यूल कास्ट का हूँ, शेड्यूल कास्ट का आदमी लड़ेगा, मैं भी अपनी दावेदारी पेश करूँगा ही। बाबूलाल जी, एक चीज़ और बताओ, जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर ली, जा रहे हो क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे पहले से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो नेता हैं सीताराम जी नायक हैं वो भी हैं, उन्होंने 30-32 हज़ार वोट लिए हैं उपचुनाव में,
तो क्या लगता है इस बार जैसे भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी का मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है? सरदार शहर में भी आपने देखा होगा उपचुनाव में, उससे पहले भी उपचुनाव हुए, वहाँ भी आपने देखा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरदार शहर के उपचुनाव में जहाँ तक आरएलपी का सवाल है, तब आप पता होगा कि वहाँ आरएलपी ने शानदार मैनेजमेंट और ग्रामीण में शानदार अपनी जो भूमिका अदा की। वो हनुमान जी बेनीवाल ने खुद वहाँ मोर्चा संभाला और हनुमान जी बेनीवाल ने पूरे, जब नामांकन दाखिल हुआ था उस दिन ये कहा था कि मैं सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के जो 200 गांव के लोग, उसके हर गांव ढाणी में मैं जाऊंगा। और हनुमान जी बेनीवाल ने हर गांव ढाणी तक वोट की अपील की। हमारी कमजोरी सिटी में रही, हम सरदार शहर में वो सिर्फ मात्र 1700 वोट ले पाए और वो कहीं न कहीं कैंडिडेट की कमजोरी मान लीजिए, पार्टी की कमजोरी नहीं थी, कैंडिडेट शहर के हर व्यक्ति तक उस कमजोरी को आप सुजानगढ़ में पूरा करेंगे? क्या लग रहा है? देखिए, एक चुनाव लड़ने के बाद हनुमान बेनीवाल को आप यही तो संदेश नहीं दे पा रहे हैं कहीं? देखिए, कमजोरी हर पार्टी में चुनाव में कमजोरी होती है और उस कमजोरी को अगले चुनाव में ख़त्म किया जाता है। तो कहीं न कहीं जो यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जो कमजोरी रही है, उसको हम पार्टी के माध्यम से हनुमान जी बेनीवाल पूरी इस विधानसभा क्षेत्र पर नज़र बनाए हो, तो कहीं न कहीं जो कमी रही है उसको जो आने वाले 2023 के विधानसभा में उस कमियों को दूर करेंगे। जी, यहाँ सुजानगढ़ की बात करें, सुजानगढ़ मंत्रियों का गढ़ रहा है। खेमाराम जी भी मंत्री रहे हैं, भंवरलाल जी भी मंत्री रहे हैं, फिर भी इतना विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है तो विकास पिछले कई सालों में जो थोड़ा बहुत हुआ वो तो कांग्रेस के जो मास्टर भंवरलाल जी थे उनके माध्यम से, और नगर परिषद आपको पता है लगभग यहाँ कांग्रेस की रही है, तो नगर परिषद कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के माध्यम से काम हुआ है। जहाँ तक खेमाराम जी की बात है तो वो भी आप जानते हो नए हैं, वो 2 बार विधायक मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में भी इतना कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है जो सुजानगढ़ की नहीं मिल रहा है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। भाई क्या कारण है? कारण या तो उनके कार्य काम करने की क्षमता नहीं है, या जनता की युवाओं की भावना के अनुरूप वो काम कर नहीं पाए। तो यहाँ जो मान लीजिए कॉलेज है, वो कॉलेज बालिका विद्यालय, अब महाविद्यालय अब सरकार ने खोला, उसकी बिल्डिंग अभी तक शायद शुरू हुई या नहीं मेरे को पता नहीं है। और यहाँ एजुकेशन के हिसाब से अगर देखें तो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र अभी पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन नाम की यहाँ कोई सरकार की तरफ से कोई गरीबों को कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जो महाविद्यालय हो, पीजी कॉलेज हो या अन्य कोई फैकल्टी के कोई कॉलेज वो अभी तक नहीं खुले हैं। तो सुजानगढ़ में कहीं न कहीं विकास की कमी रही है, वो हम भी मानते हैं। जनता इस बात से भी दुखी है कि यहाँ जो 50 साल में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिन नेताओं के अनुरूप काम विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जी, एक चीज़ और बताइए कि 2023 का विधानसभा चुनाव है, इसमें आपके क्या एजेंडे रहने वाले हैं? आप भी रेस में हो। देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में एक तो जो ये सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो नेताओं के द्वारा जो निष्क्रियता रही है, वो निष्क्रियता का जो प्रशासन के माध्यम से मान लो इनके जो जनप्रतिनिधि, आज जो सुजानगढ़ की दशा है, यहाँ कोई धनी दौरी नहीं है, बिना नेताओं का विधानसभा क्षेत्र है। मनोज मेघवाल जो विधायक है वो एक निमित्त मात्र है, न तो उनकी कोई प्रशासन मानता, न उनकी कोई कार्यकर्ताओं में पकड़, न इनके कोई बनाए हुए जो पदाधिकारी उनमें पकड़, मनमर्जी का सौदा है, सारे ही जो विधायक बने हुए घूम रहे हैं। तो ये जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बात से जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सबसे पहले अगर 2023 में यहाँ विधानसभा चुनाव में आरएलपी जीती है तो सबसे पहले जो नीचे लेवल तो जो भ्रष्टाचार की जो सीमा उसको ख़त्म करने की बात करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो गरीब जनता का काम होगा, गरीब जनता का काम होगा तो उसको हक और अधिकार का उसको जनता को मिलेगा। ये सब बातें हैं इस भ्रष्टाचार में। और कहीं न कहीं जो राजनीतिक की ज्ञान न होना और जो कमज़ोर राजनीतिक नेताओं का होना ही सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनताओं के जो सरकारी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। पैसे लग करके काम होते हैं। अभी वर्तमान में नगर परिषद में हर आदमी बोल रहा है कि पट्टे पैसे लगकर पट्टे बनते हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि राज तो इसके खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम उठाते हैं आवाज़। हमारे पास जो कोई उठाते हो? हमारे पास जो कोई आता है हम जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। आपके पास आना जरूरी है, आप जाइए ना जनता के बीच में। नहीं, हम जाएंगे। कब जाओगे? 2023 के चुनाव आएंगे। अब हमारा सुप्रीमो साहब हनुमान जी बेनीवाल दिल्ली से फ्री हो जाएं और 15 दिन हनुमान जी का वेट करोगे कि हनुमान जी उनसे वो हमारा सुप्रीमो, हमारे सुप्रीमो है, उनसे पूरे राजस्थान में उनसे आदेश सुप्रीमो मतलब वन मैन आर्मी।
उनके द्वारा आदेश होने के बाद में हम जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, पानी बिजली के खिलाफ करेंगे। अभी आपको पता होगा कल 12 तारीख है, 12 तारीख को तो आप हनुमान जी का वेट करेंगे या फिर जनता का वेट करेंगे? नहीं, जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता की भावनाओं से अवगत कराएंगे हनुमान जी बेनीवाल को। फिर हमें वो आदेश करेंगे कि आप किस जिला लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करना है, नगर परिषद पर करना है। क्षेत्रीय मुद्दे तो उठाइए ना, पार्टी का संदेश जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे उठाइए। उठा रहे हैं, बराबर उठा रहे हैं, उनका डिस्पोजल भी कर रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल को अवगत कराते हैं वो ऊपर लेवल पर। अभी आपको पता होगा कि नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार की हमने बात कही, तो हनुमान जी बेनीवाल ने डीएलपी में वो लेटर लिखा और उसकी जांचें हुई। सारी फाइलें डीएलपी स्वायत्त शासन विभाग में अभी सुजानगढ़ से सारी फाइलें तलब कर ली। ये हनुमान जी बेनीवाल का ही करिश्मा है जी। एक चीज़ और बताइए, भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, आपके भी हुई थी अभी 8 तारीख को, क्या लगा? देखिए, ये तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हो, यहाँ न तो कोई कार्य करता है, न कोई पार्टी को खेमाराम जी खुद निष्क्रिय है, कोई उनके जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये सिर्फ 4-5 कैंडिडेट घूम रहे हैं ना। बीजेपी में तो 10-12 से ज़्यादा कैंडिडेट है, सभी एमएलए के दावेदार है, सभी एमएलए बन के घूम रहे हैं। इसीलिए तो बीजेपी का यहाँ कोई धनी दौरी नहीं है, न जनता की कोई बात सुनने वाला है। वो सिर्फ इन जन आक्रोश रैली के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं ताकि चुनाव में हमें फ़ायदा मिले। ये सब आक्रोश रैलियाँ जनता समझ रही है, कौन क्या कर रहा है, आरएलपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। जनता दोनों आंखों से देख रही है। आने वाले 2023 में इन सब को सबक सिखाने वाली है। तो आपके भी 2-3 दूल्हे घूम रहे हैं भी। टिकट देखिए अभिषेक जी, ये रिजर्वेशन सीट है और टिकट मांगने का सबको अधिकार है। तो 2-3 आखिरी रिजर्वेशन है, 2028 में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी तक 2023 में तो रिजर्वेशन से ही चुनाव होना है। अब 2 है, 3 है, 4 है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। जिसको जनता लाइक करेगी, जनता जिसका समर्थन करेगी, जो आप सर्वे करोगे उस सर्वे में जनता का जो कैंडिडेट आएगा, सुप्रीमो साहब के पास जो सर्वे जाएगा उसके माध्यम से जनता के बीच में कैंडिडेट आएगा। अगर भाजपा और आरएलपी का गठबंधन हो जाता है तब क्या करोगे? ये तो देखिए, तो अब हाई लेवल की बात है, हनुमान जी बेनीवाल के लेवल की बात है। हमारे सुप्रीमो साहब है, वो ये तय करेंगे भी उनको क्या करना है। इस बात पे मैं तो आप निर्दलीय मैदान में आओगे या फिर सुप्रीमो का जो है डिसीजन मानोगे? पार्टी के में रहकर में आपने पूछा कि आप दावेदार हो, मैंने कहा था कि मैं टिकट की एप्लीकेशन दूंगा, आवेदन करूंगा। अब पार्टी टिकट देती है तो भी मैं साथ में, नहीं देती है तो भी मैं तो पार्टी के साथ रहूंगा। नहीं, आरएलपी और बीजेपी का गठबंधन होता है तब क्या करोगे? हैं? बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन होता है तब क्या? तो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं, हम आरएलपी के साथ रहेंगे। जो हमारे सुप्रीमो साहब जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ जाएंगे हम। आप ग्रामीण में क्षेत्र में जाते हो? हाँ, जाते हैं। क्या क्या समस्याएं मिलती है? देखिए, पानी की समस्या है, बिजली की है। सबसे ज़्यादा समस्या अभी टेंडेसर जो 220 केवी का जीएसएस है, 132 केवी का जीएसएस, कल वहाँ महापड़ाव है। कौन सी जगह? टेंडेसर। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल वहाँ महापड़ाव है। तो वहाँ करीब जो 70-80 गाँव है, जो किसानों को बिजली, जो खेतों में फसल के लिए बिजली मिलनी चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दे रहे हैं। बिजली रात को देते हैं जबकि बिजली दिन में मिलनी चाहिए। किसानों को सर्दी के समय रात को दिक्कत होती है और बिजली कम मात्रा में दे रहे हैं। तो इसलिए कल महापड़ाव है, उसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांगे। मैं भी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी घूमा हूँ। सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है, कई गाँव में तो जाने तक का रास्ता नहीं है। हाँ, तो ये तो अब सरकार, गाड़ियाँ तो जा ही नहीं सकती, बाइक लेके जाना पड़ता है। ये तो अब विकास के नाम पर देख लो, पिछले 50 साल में मैंने कहा जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो आप तो बोल रहे हो भंवर लाल जी ने काम करवाया? भाई, इनसे तो काफ़ी काम कराया है पीछे 50 साल में। अगर थोड़ा बहुत काम कराया तो भंवर लाल जी ने ही करवाया था, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी घूमा हूँ, उसमें मुझे तो सड़कें ना मिली, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं। अभी जो 3 साल में जो मटिया मेट हुआ है, इस मनोज जी मेघवाल के आने के बाद में, पैसे जो बोल रहे हैं हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इधर के, वो कहाँ के जा रहे हैं पैसे? फिर आप बोल रहे हैं सड़कें भी नहीं है, हम भी जाते हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। जो अपने जो राजीव गांधी सेवा केंद्र, उनमें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। नरेगा में लोगों के साथ खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। बजट आने वाला है 2023 के चुनाव से पहले, अभी 23 जनवरी से विधानसभा सत्र चालू होने वाला, क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, बजट की जहाँ तक बात है तो उपचुनाव में यहाँ गहलोत साहब आए थे, बड़ी बड़ी घोषणा करके गए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो छापर की तरफ जाने वाला ये पुलिया बना दूंगा।
उन्होंने कहा था कि 150 बेड का हॉस्पिटल है वो मैं जिला लेवल का हॉस्पिटल बना दूंगा। उन्होंने कहा था कि कन्या महाविद्यालय उसकी बिल्डिंग बना दूंगा। तो अभी तो तीनों काम हुए नहीं है। बजट में भी पता लग जाएगा कि गहलोत साहब सुजानगढ़ को कितना देना चाहते हैं, या सिर्फ उपचुनाव जीतने के लिए खुली ढकोसली घोषणा करके वोट लेने के लिए करके गए। तो ये जनता अपने आप जवाब मांग लेगी 2023 में। अभी तक पुलिया की कोई बात नहीं है, पुलिया शुरू होना चाहिए था, नहीं हुआ। 150 बेड की हॉस्पिटल, जहाँ तक बात है हॉस्पिटल की हालात ख़राब। सुजानगढ़ की जनसंख्या बढ़ चुकी है, वो हॉस्पिटल सुजानगढ़ के बीच में आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। तो न कोई हॉस्पिटल की बात है और न कन्या महाविद्यालय की बात है। अब कन्या महाविद्यालय की जहाँ तक बात है 5 किलोमीटर दूर एक सेठ ने वो ज़मीन दी है, वो गांव के बाहर है, वहाँ छात्राएं थोड़ी जाएगी। तो वो ज़मीन गलत जगह ली है। फिर भी चलो कन्या महाविद्यालय अगर बनता है तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि चुनाव से पहले कन्या महाविद्यालय या ये जो पुल की बात या जो जिला लेवल की हॉस्पिटल, हमें तो नहीं लग रहा कि होगा। वो सिर्फ चुनावी घोषणाएं थी। उन्होंने जनता को भाषणों में रिझा करके उपचुनाव जीत लिया। अब कुछ कोई लेना न कोई देना। सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है, क्या लगता है? देखो, ये तो जनता काफ़ी सालों से जिला बनाने की मांग कर रही है। हम भी जिला बनाने के समर्थन में हैं। हम कई संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन में हमने भी किया है, लेकिन बजट में जिला बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सुजानगढ़ का तो नाम ही नहीं है कहीं भी। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुजानगढ़ इस जिले की लिस्ट में नहीं है। वो निष्क्रियता उस विधायकी है। 5 या 6 जिले बनने वाले हैं, वो निष्क्रियता विधायकी है। विधायक ये कह रहा है कि मैं गहलोत साहब का निजी राज में विधायक बनाया, उपचुनाव जनता ने जिताया। अगर वो आज जिले की पैरवी नहीं कर सकता तो विधायकी किस बात की विधायकी कर? जनता का भावनाओं के अनुरूप बात ही नहीं उठा सकते। हॉस्पिटल की बात वो नहीं उठा सकते, अपने इस पुलिया की बात नहीं उठा सकते, जिला की बात नहीं उठा सकते। तो कहीं ना कहीं अनुभव की कमी है। जी सर, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से सुजानगढ़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चैनल के माध्यम से हम जनता से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आरएलपी पार्टी को आप मजबूत कीजिए। आरएलपी पार्टी ईमानदार और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करने वाली है। हनुमान जी बेनीवाल एक दमंग छवि और साफ छवि के नेता है। वो 36 कौम को अपना, गरीब को गणेश मानकर काम करने वाले व्यक्ति है। इनको आपने देख लिया पिछले 50 साल से क्या करे। तो आरएलपी पार्टी गरीब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली पार्टी है। कार्यकर्ता निष्पक्षता से जनता की सेवा करेंगे तो आने वाले 2023 में जिस तरह सुजानगढ़ विधानसभा की जनता की भावना सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि 2023 में हनुमान जी बेनीवाल को आशीर्वाद देंगे और यहाँ आरएलपी का विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल जी कुलदीप, जिन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई और जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव भी हैं उनके बारे में भी अपन ने चर्चा की, और जो हनुमान जी बेनीवाल के साथ में उन्होंने क्यों ज्वाइन किया वो भी चीज़ें बताई। और अगर आपका भी कोई सवाल हो बाबूलाल जी कुलदीप से पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 पे। कड़ाके की ठंड पड़ रही है चूरू जिले में, और अगर आप भी इस ठंड के बीच में किसी जनप्रतिनिधि से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए, उनसे हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।